नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पूजा सिंघल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अब करप्शन क्वीन आईएएस पूजा सिंघल को अब जेल में अपना समय गुजारना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है। ईडी ने पूजा सिंघल को 20 मई को तीसरी बार पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया था, जिसकी अवधि आज खत्म हो रही है, जिसके बाद आरोपी पूजा सिंघल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश कर होटवार के बिरसा मुंडा जेल भेजा जाएगा। किसी भी गिरफ्तार आरोपी को अधिकतम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। आपको बताते चलें कि ईडी ने निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पहली बार 5 दिन, उसके बाद 4 दिन और इसके बाद 5 दिनों के रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया गया था। पूछताछ के दौरान ईडी को कई अहम जानकारियां भी मिली है और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 बार में 14 दिनों के रिमांड पर लेने के बाद अब पूजा सिंघल की जो आगे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो पूजा सिंघल की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है और अब पूजा सिंघल जेल जाएंगी। बड़ी खबर आपको ईडी के शिकंजे में आए कारोबारी विशाल चौधरी की बता रहे हैं। ईडी ने विशाल चौधरी से करीब 15 घंटे की पूछताछ के बाद रात के करीब 10:50 पर उनके आवास पर वापस छोड़ दिया। सुबह करीब 7 बजे से ही उनके अशोक नगर स्थित आवास पर पूछताछ हो रही थी। विशाल ने मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि किसी भी तरह का कोई कैश उसके घर से बरामद नहीं हुआ है। कंपनी से जुड़े जो कागजात ईडी ने जब्त किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। किसी भी आईएएस अधिकारी के साथ संबंध से भी विशाल ने साफ तौर पर इनकार किया है। वहीं विशाल ने यह भी कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। तरीके का कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ईडी जांच करेगी और फिर जवाब देगी। बस इतनी सी। कोई तकलीफ आपको सर पूछताछ में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको हिरासत में लिया गया? अभी आप घर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। अभी आप घर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ये थे विशाल चौधरी बोल रहे थे। और कुछ आपको कहना है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी आपके यहाँ आते थे, लिंक्स बहुत सारे आपके आईएएस अधिकारी हैं और आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल में। नहीं, विदेश तक आपकी बहुत पार्टी होती थी, विदेश आपका शौक है। अपनी बात पूरी रख दी है सर। आप ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कह रहे हैं वो आरोप गलत है। मैं उसी आवास के पास हूं जहां से सुबह इस पूरे खबर की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं 425 बी रोड नंबर 6 अशोक नगर, ये विशाल चौधरी का आवास है और इसी आवास के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ उनको अंदर घर के पास छोड़ दिया गया है और यहाँ से वो जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि आज रात वो यहीं रुकेंगे। उन्हें घर जाने की अनुमति मिली है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। अंदर से ताला लॉक कर दिया गया है और जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो इस वक्त विशाल जो चौधरी थे वो अंदर जा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ कागजात मिले हैं, क्या कुछ विशाल चौधरी ने ईडी के सामने अपनी बात रखी है, किस तरह के खुलासे हुए हैं। हाँ, ये बात यहाँ बताना जरूरी है कि जिस तरह से विशाल चौधरी ने कहा कि उनके पास से किसी भी तरह का कोई कैश बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो कागजात बरामद हुए हैं उसके आधार पर ईडी जरूर जांच करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं ईडी की जांच के दौरान शिकंजे में आया विशाल चौधरी आईएएस लॉबी का चहेता माना जाता है। ईडी की छापेमारी के बाद उससे जुड़े कई राज का भी खुलासा हो रहा है। रांची में अशोक नगर के रोड नंबर 6 में वो किराए के मकान में रहता था, लेकिन यहां उसकी शानो शौकत किसी से छिपी नहीं थी। पड़ोसियों का यह भी दावा है कि उसके घर में देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहता था, जिसमें राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। हाल ये था कि कई अधिकारी तो वाहन को अशोक नगर कैंपस से बाहर अरगोड़ा कडरू सड़क पर ही छोड़कर पैदल उसके घर पहुंचते थे। उसके आवास पर सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहते थे। वहीं कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी आना जाना इनके आवास पर लगा रहता था।
पड़ोसियों के मुताबिक सप्ताह में 3 से 4 दिन उसके घर पर पार्टी होती रहती थी। वहीं सूत्रों का ये भी मानना है, ये भी जानकारी मिल रही है कि विशाल ब्यूरोक्रेट्स की डिमांड को जानकर उसे पूरा करने का भी दम रखता था और यही वजह है कि आईएएस उसके मुरीद थे। और चलिए अब जरा आपको विशाल के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार से रांची आने के बाद उसने फ्रंटलाइन ग्लोबल सहित कई कंपनी खड़ी की। अपने रसूख के बल पर उसने झारखंड में कई सरकारी टेंडर हासिल किए। इसमें स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास की परियोजना में भी उसकी कंपनी काम कर रही थी। वहीं विनायका ग्रुप ऑफ कंपनीज भी विशाल चलाता है। उस पर 3 साल में पैसे डबल कराने का लालच देने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में उसे मेडिकल किट सप्लाई का करोड़ों का टेंडर भी मिला था। विशाल चौधरी शान और शौकत से जीवन जीने का आदी था और महंगी गाड़ियों का भी शौकीन था। पिछले 3 साल में उसने कई बार विदेश की यात्रा भी की। उसकी विदेशी यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने का भी अनुमान है। आपको ये भी बताते चले कि ईडी की छापेमारी के दौरान उसके घर के आगे कचरे के ढेर से एप्पल आईफोन मिला था, जिससे कई राज खुल रहे हैं। साथ ही कई और भी राज इस दौरान खुल सकते हैं। तो विशाल चौधरी से काफी लंबे समय तक ईडी ने पूछताछ की और कई जानकारियां ईडी को हासिल हुई हैं, तो आगे चलकर इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं देखिए, गिरिडीह के गांवा थाने की पुलिस ने काफी दिनों से फरार चल रहे माइका माफिया को गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि वन विभाग और पुलिस ने मिलकर प्रखंड के हरला घाटी जंगल में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया था और इस कार्रवाई में करीब आधा दर्जन खदान और 2 खपरेल घर को ध्वस्त किया गया। ध्वस्त घरों से 17 पीस जिलेटिन और 25 पीस डेटोनेटर बरामद किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई गिरिडीह पुलिस की ओर से। छापेमारी किया गया, जिसमें एक अभियुक्त पंकज कुमार राम जो अपने घर पर पाए गए, वो गिरफ्तार कर थाना लाया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और ये भी बताया कि अभी और भी जो है इनके पास डेटोनेटर और जिलेटिन जो है इनके घर पर है। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में बन रहे 4000 मेगावाट के पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्थ कर्णपुरा में 2000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के एनटीपीसी पावर प्लांट की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और एनटीपीसी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। दोनों परियोजनाओं की अड़चनों को दूर करके जल्द उत्पादन शुरू करने पर केंद्र सरकार का जोर है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से लंबित फॉरेस्ट क्लियरेंस और कोयला खनन नहीं हो पाना अड़चन बना हुआ है और अब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे पावर परियोजना का समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पतरातू थर्मल पावर में बन रहे और एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड में बन रहे 4000 मेगावाट के पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्थ कर्णपुरा में 2000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के एनटीपीसी पावर प्लांट की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और एनटीपीसी के अधिकारियों से बात करेंगे। दोनों परियोजनाओं की अड़चनों को दूर करके जल्द उत्पादन शुरू करने पर केंद्र सरकार का जोर है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से लंबित फॉरेस्ट क्लियरेंस और कोयला खनन को लेकर कई महीनों से रुकावट पैदा हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण पावर परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और गोड्डा में पंचायत चुनाव के अंतिम फेज में 27 मई को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर कर्मचारियों की मतदान कार्य में ड्यूटी भी लगने लगी है। इसी क्रम में एक ऐसे शिक्षक की भी ड्यूटी बुआरी जोर बूथ पर लगा दी गई है जिनकी मौत हो चुकी है।
दरअसल पहले फेज के मतदान के दौरान प्रवीण सिंह पटेल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इधर जब कार्मिक विभाग की ओर से ड्यूटी लगाई गई तो उसमें मृत शिक्षक का भी नाम शामिल है। इस बारे में जब जिला सूचना अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस चूक को सुधार करते हुए रिजर्व कर्मचारी की ड्यूटी लगाने की बात कही गई है। हम लोग जब रेंडमाइजेशन करते हैं तो सारा डेटा हम लोग को लॉक हो जाता है और इसीलिए हम लोग 10% एक्स्ट्रा रिजर्व पर्सनल रखते हैं। यदि कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको रिजर्व पर्सनल से एट द गिविंग टाइम ड्यूटी जब हम असाइन करते हैं देते हैं जब उन लोगों को उसी में उसको का नाम है। ये अभी जो सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर जो निकला इन लोगों के लिए वो चिट्ठी अब तो अभी फाइल हुई। हाँ, कितने तारीख को वो सेकंड पहले जो पहला उनको किया था ये रेंडमाइजेशन लोग 17 तारीख को। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण अब होना है और अंतिम चरण में गोड्डा से जो एक खबर आई है वो काफ़ी हास्यास्पद खबर है कि किस तरीके से एक मृत व्यक्ति को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। हालांकि जब वो लेटर वायरल हुआ तो लगातार अटकलें सामने आने लगी और जो विभागीय अधिकारी हैं उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर जो है उसकी वजह से इस तरह की गलती हुई है। हम आपको बता दें कि पहले चरण में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी यानी कि टीचर की मौत हो गई थी। उनका नाम था प्रवीण सिंह पटेल। प्रवीण सिंह पटेल की मौत के बाद अंतिम चरण में जब यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई तो अंतिम चरण में भी प्रवीण सिंह पटेल का नाम आया है कि वो बुआरीजोर के बूथ पर ड्यूटी करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि कोई अगर कर्मचारी की मौत हो गई है तो आखिर वो ड्यूटी कैसे करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हमने यहाँ के अधिकारी से पूछा है तो अधिकारी ने बताया है कि जो एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर को पहले ही अपडेट कर दिया जाता है और वो रैंडम ड्यूटी लगा दी जाती है उस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो ये जो त्रुटि हुई है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुई है और ऊपर से हुई है, यहाँ से किसी भी कर्मचारी की इसमें गलती नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की ऐसी अगर गलती आती है कि अगर किसी की मौत हो गई है या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एट द टाइम उसे बदलना होता है तो रिजर्व में जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और शायद अब उनके जगह पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी क्योंकि एक मृत व्यक्ति ड्यूटी नहीं कर सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 सीसीएल कर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति की घायल होने की भी सूचना है। यहाँ पर सभी खलारी थाना क्षेत्र के मानकी के रहने वाले थे और सिल्ली से चुनावी ड्यूटी पूरा कर अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मक्का नावाजोत के पास उनकी कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं रांची में नगर निगम से जुड़े पानी टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। वे अपने साथ मारपीट की घटना को लेकर नाराज हैं। नगर निगम के स्टोर ऑफिस में पानी टैंकर खड़ी कर ड्राइवरों ने नारेबाजी के साथ ही अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ड्राइवरों का इस पर कहना है कि रात 10 बजे से वे हिंद पीढ़ी में पानी लेकर गए थे, जहां एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। ड्राइवरों का ये भी आरोप है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। सफाई कर्मचारी संघ ने कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। संघ ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं रांची नगर निगम के जहां पे गाड़ियां खड़ी होती है वहां खड़ा हूं और इसलिए इस जगह अभी महत्वपूर्ण है कि नगर निगम के कर्मचारी जो ड्राइवर हैं वह किसी मोहल्ले में, रांची के एक मोहल्ले में उन्होंने अपने टैंकर से पानी पहुंचाया और उनके साथ वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है। मैं उनसे सीधे बात करूंगा जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, मारपीट हुई है, क्या हुआ है, सीधे इनसे बात करेंगे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ पानी दे रहे थे, उधर से छोटा जार लेकर आया, उसमें हम मना किए कि सर इसमें हम नहीं दे पाएंगे। बोलता है कि नहीं तुम देवे करो, तो उसी में गाली गलौज देने लगा और मारने का शुरू कर दिया। घटना पहली बार है या इससे भी पहली बार हुई है? ये तीसरी बार घटना है उस वार्ड का। जब भी पानी गर्मी का समय आता है मेरे चालक जाते हैं, थोड़ा बहुत तो पानी लेने में वो लोग अपने में झंझट करते हैं, उसके बाद उसी का गुस्सा ड्राइवर को जब मर्जी होता है तब उस पीट देते हैं। ये तीसरी घटना है वार्ड नंबर 22 का। मैं माननीय पार्षद और माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे पहले
इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर जब तक सजा नहीं मिलती है हम लोग काम पर नहीं जाए करेंगे। हमारा चालक पानी देता है तो हमारे जितने भी वार्ड के पार्षद हैं उन लोगों को हमारे ड्राइवर के प्रति कोऑपरेट करना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए, एक हाथ पर एक पैर पर खड़ा रहना चाहिए, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। और इसी की वजह से आज हमारा चालक जो है कर्मचारी हर वार्ड में जाता है और इस तरह का घटना बार बार हो रहा है। और इसको आगाह करना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे जितने भी चालक हैं इस तरह का घटना न हो, दोबारा न हो। कर्मचारी रेजा हो, कुल्ली है, चालक है, इनसे हाथापाई हर वार्ड में होता है सर। इसके लेकर हम चाहते हैं कि जो आदमी छूता है किसी भी कर्मचारी को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको तुरंत अंदर किया जाए। अपनी दिन रात मेहनत से 24 घंटे जाकर के शहर को स्वच्छ बनाने और पेयजल आपूर्ति करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं, पहली बार नहीं, कई बार हो चुकी है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और वहीं देखिए, रांची के हिंद पीढ़ी में खुले नाले मौत को न्योता दे रहे हैं। हादसों के बावजूद नगर निगम सो रहा है। रिपोर्ट देखिए। हिंद पीढ़ी में मौत का नाला। रांची के लोगों जाग जाओ, क्योंकि सो रहा है नगर निगम। रांची के हिंद पीढ़ी इलाके की ये तस्वीरें देख लीजिए। खुले हुए नाले लगातार हादसे को न्योता दे रहे हैं। नाला खुला हुआ है और बच्चे उसके पास से गुजर रहे हैं। नाले के किनारे कई घर भी नजर आ रहे हैं। साल 2019 को हिंद पीढ़ी के नाला रोड इलाके में ही 5 साल की फलक नाले के पानी में बह गई थी और उसकी मौत भी हो गई। लेकिन उस हादसे के बाद भी नगर निगम ने सबक नहीं लिया है और नाले वैसे ही खुले पड़े हैं। मॉनसून आने वाला है, इस बीच रांची वासियों को जागने की जरूरत है, क्योंकि नगर निगम सो रहा है। इस वक्त हम रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे कैसे खुले में जानलेवा नाला आपको सामने दिखेगा और छोटे छोटे बच्चे यहां पर शाम होते ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। कई ज्यादा संख्या में से बच्चे पार हो रहे होते हैं। और मैं बता दूं कि बीते साल में एक हादसा हुआ था जहां 5 साल की बच्ची पलक जो ट्यूशन पढ़ने ठीक इन्हीं की तरह जा रही थी और इस नाले में डूबकर बच्ची की जान चली गई। कहाँ जा रहे हो अभी? ट्यूशन जा रहा हूँ और कभी कभार तो यहाँ से गिर जाने का डर है। लगता है स्लिप करके गिर जाओगे? हाँ, बहुत बार गिर जा सकते थे। हाँ, रिस्क लगता है, कभी कभी गिरते गिरते भी बच्चे यहाँ से, मम्मी पापा को भी बहुत डर लगता है, यहाँ से रिस्क है। ऊपर से मानसून का सीजन भी आ रहा है तो ये नाला पूरा इधर मतलब पूरा भर जाता है, तो फिर और भी डर रहता है। हाँ, बच्चों को छोड़ने में डर लगता है। अब बारिश का दिन आ रहा है, नाला बहुत बड़ा है, फिर डर लगता है कि कोई बच्चा गिर के उसमें चला न जाए। दरअसल रांची में दर्जनों ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम पत्थर दिल बनकर बैठी हुई है। नगर निगम को उन बच्चों का भी ख्याल नहीं है जो दिन रात इसी नाले के पास से स्कूल जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में नाले की सफाई होती रहती है जेसीबी से, जिसके कारण बहुत सारे स्लैब टूट गए हैं। तो मैं चाहती हूँ नगर निगम से फिर जल्द से जल्द इसमें स्लैब लगाया जाए, वरना फिर भी कोई हादसा हो सकता है। ठीक पीछे देखिए एक स्कूल है यहाँ पर, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर। और इसी स्थिति में ऐसा है कि खुला ड्रेनेज यहाँ पे सिस्टम है जो कि नगर निगम के संज्ञान में है, फिर भी यहाँ तक कभी किसी का सहयोग नहीं आया है। बता दूं कि रांची शहर में ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पर ऐसा जानलेवा नाला अभी भी है, पर नगर निगम की आंखें वहां तक नहीं पहुंची है। उम्मीद है इस खबर के बाद नगर निगम तत्पर होकर कार्रवाई करे और भी जितने भी हादसे मानसून में हो सकते थे उस पर प्रिकॉशनरी स्टेप ले। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के मानगो थाना हिलव्यू कॉलोनी का रहने वाला रोशन राजक के दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। रोशन राजक ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल रोशन राजक ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास पिट रहे वकील को बचाने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जांच के बाद डॉक्टर ने यह साफ कह दिया कि आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। रोशन ने एसएसपी से मुलाकात कर हमलावरों की पहचान करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।
ये परिवार रोज कमाने खाने वाला, इनके बाबूजी भी यहाँ आए हुए हैं और इनके बाबूजी भी यहाँ आए हुए हैं। वो कपड़ा आयरन करने का काम करते हैं। बेटा कार चलाता था, अब इनके पास भुखमरी की समस्या आ गई है। हद कर देने वाली बात है कि ये सीधे 307 का मामला है। इसके जीवन से जुड़ा हुआ जिसका आंख है, जिसे देखते तो वो चले गई और थानेदार मुख्य दर्शक बने हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।